हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो मेनली कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो केमिस्ट्री होती है रिलेटेड टू कार्बन और जो कार्बन कंपाउंड बनाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद केमिस्ट्री जो नेचुरल चीजों की होती है, जैसे कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस की, तो उनकी केमिस्ट्री को भी हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। जैसे कि ऑयल्स जो कि नेचुरली आ जाते हैं, कुछ ऑयल्स, तो वो क्या है, उनकी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ऐसी कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। ये वाली जो प्रॉपर्टी है और किसी भी एलिमेंट की नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक से ज्यादा या फिर 3 ऑक्सीजन ही कंबाइन हो सकते हैं, उससे ज्यादा ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो सकते। ऐसे हाइड्रोजन 2 से ज्यादा कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो जितनी मर्जी बड़ी चेन बना सकता है। ठीक है, जैसे तुम देखा होगा कि C14 C20 ऐसे C6 हो गया, तो ये सब कार्बन जो है जितनी लंबी चेन चाहे बना सकता है। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, कार्बन की। अब ये कार्बन ऐसा करता क्यों है कि कार्बन को अपनी जो है वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो आउटर मोस्ट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट, मतलब आउटर मोस्ट में 8 चाहिए तो 4 और उसको चाहिए होंगे। ठीक है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करना इसको कहते हैं कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर देना। अब ये कैसे करेगा, आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे कंबाइन करके अपना जो शेल है वो कंप्लीट कर सकता है। ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो सकता है और हाइड्रोजन से भी। अब जैसे कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये वाला ऑक्सीजन का। ऐसे यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो 4 थे, 1 2 3 4, और ये वाले जो शेयर हुए हैं उसके आसपास के एलिमेंट से। तो हमेशा कार्बन जो है वो शेयरिंग में ही अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो +4 चार्ज आ जाएगा। अब इसका रीजन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करेगा तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो इतनी एनर्जी कभी भी खर्च नहीं करते हम। ठीक है, रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसका जो एटम है वो बहुत स्मॉल है, साइज उसका बहुत स्मॉल है। तो ये इसका साइज स्मॉल है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन संभाल ही नहीं पाएगा, अपने अंदर रख ही नहीं पाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता तो ये अनस्टेबल रहेगा, ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना ही +4 चार्ज देगा ना ही -4। ठीक है, ये कार्बन जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और कभी भी जब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग से ही सेटिस्फाई करता है अपनी वैलेंसी। ठीक है, तो ये सब समझ आ गया होगा। उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। एलोट्रोप्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकली सेम हो और फिजिकली अलग हो। फिजिकली मतलब उनमें मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, या फिर हो सकता है उनकी हार्डनेस अलग अलग हो, कोई सॉफ्ट हो कोई ज्यादा हार्ड हो। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकली मतलब उनके अंदर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट सब में, जैसे कि मान लो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन 3 एलोट्रोप देता है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरिन। ठीक है, अब तो यहाँ पर केमिकली एलिमेंट क्या है, सिर्फ कार्बन। ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, पाउडरी होता है, डायमंड जो होता है हार्ड होता है, और बकमिस्टर फुलरिन भी हार्ड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो डायमंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में बताया हुआ है कि ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल अरे स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि
जैसे मान लो ये कार्बन है सारे के सारे, ये एक हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं कार्बन, ठीक है। और ये हेक्सागोनल रिंग जो है एक के ऊपर एक स्टैक्स की तरह पड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स एक के ऊपर एक स्लाइड करती हैं, तो इनके पास क्या होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं, ये लिखा हुआ है लूज बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, इधर उधर जाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने की वजह से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इसलिए जो ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, क्योंकि जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, बार बार बॉन्ड टूटते हैं, बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, देख लो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया होगा। और ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है मशीन्स की, क्योंकि ये स्लिपरी होता है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्लिपरी है। उसके बाद डायमंड जो है यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर होता है उसका। डायमंड एक मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, यहाँ पर अभी 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, तो इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग इसकी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इस वजह से जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, और ग्लास कटिंग में यूज होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये सब मैंने लिखा हुआ है, देख लो, ये आप नोट भी कर सकते हो। बकमिंस्टर फुलरिंग का मामला C60 होता है, मतलब 60 कार्बन एक साथ एक फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सोकर बॉल या फिर फुटबॉल। तो यहाँ पर जो रिंग्स होती हैं वो 6 मेंबर भी होती हैं और 5 मेंबर रिंग भी होती है, ठीक है। तो कभी भी आपने सोकर बॉल में देखा होगा कि 5 मेंबर रिंग्स भी होती हैं और 6 मेंबर रिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग एक साथ जुड़ी होती है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरिंग का, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर सकते हो। अभी आगे देखते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। इसमें आइसोमर्स देखो, आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि मान लो C4H8O, इसके आइसोमर्स बनाने यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने ऐसा बना दिया 4 कार्बन, ठीक है, और उसके बाद इतना तो पता है कि कार्बन जो होता है उसमें जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बनाता है। अच्छा, ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन के पास अभी मैंने बताया कि 6 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 4 उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको सेटिस्फाई वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। बात समझ आई, इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 ही बनाएगा। तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा कैसे पता लगता है, उसके आउटर मोस्ट शेल से पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ऐसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 2,6 इसको आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ऐसे हाइड्रोजन जो है उसको आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देख लेना, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 से ना कम बनाएगा ना 4 से ज्यादा बनाएगा, ऐसे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, ये देख लो, हर कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, हर कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन गया एक, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है। उसके बाद
ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये अल्कोहल हो गया, देख लो एक बार देख लेना। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया। यहाँ पर देखो 4 कार्बन आ गए, लेकिन ये कीटोन आ गया, ये कीटोन ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। अच्छा, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए? ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या कर दिया, 3 की चेन बना दी, 1 2 3। तो यहाँ पर 4 की चेन थी, मैंने 3 की बना दी और एक ऊपर भेज दिया। ये कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। जब भी देखो CH4 होता है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो क्या बचेगा? CH3। अच्छा, इसको हम बोलते हैं मीथेन और इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो यहाँ पर एन का आइल हो जाता है जब भी एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, मैंने ऊपर कर दिया। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें हाइड्रोजन 8 ही रखने हैं। देखो 3 हाइड्रोजन, 2 कितने हुए? 5 6 7 8, तो 8 ही हाइड्रोजन रखने हैं। और यहाँ पर 4 क्या रखने हैं तुम्हें? कार्बन, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, वैसे तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो ये ऑक्सीजन नहीं होता तो आ जाता, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, तो ये भी तुम ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर ऐसे इसलिए बनाया कि तुम यहाँ पर ये ध्यान रख पाओ कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन तीनों कवर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे ये बन कैसे सकता है? अगर यहाँ पे मान लो तुम CH2OH कर दो तो हम सही कर देते हैं लोग स्ट्रक्चर ये। तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, हो गए 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप भी आ गया और मिथाइल ग्रुप भी आ गया। ऐसी मान लो ये वाला तो मैंने बनाया, ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। और यहाँ पे गिन लो 4 कार्बन है। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो गिन लो 4 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन भी कंप्लीट और एक ऑक्सीजन भी कंप्लीट। तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ये सही, ये पता लगाने का तरीका होता है कि हमारा स्ट्रक्चर सही बना है या नहीं है, ठीक है। तो आप और भी अगर ट्राई कर सकते हो स्ट्रक्चर तो देख लेना। अभी तो मेरे पास जितनी जगह थी मैंने बना दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन जो होती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड तोड़ के। ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड जब बचेगा तो बॉन्ड ही तोड़ना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ोगे, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ोगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर H2PD था, ये क्या है? कैटलिस्ट है। PD क्या? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, मतलब रिएक्शन स्लो ना हो, उसकी स्पीड क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। रिएक्शन फास्ट होती है इस कैटलिस्ट से, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन गैस ली और PD लिया कैटलिस्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा दिया तो क्या बन गया? देख लो, कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ गया तो CH3 हो गया। अगली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? वाटर पिलाकर तोड़ना, ठीक है। ये लाइन याद रखोगे तो तुम्हें रिएक्शन में करना क्या है ये याद रहेगा। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर को ऐड करवा के हम तोड़ते हैं क्या? बॉन्ड। ये देखो, ये बॉन्ड तोड़ा। अब वाटर ऐड करवा रहे हैं तो वाटर में क्या क्या होता है? एक H होता है और एक OH होता है। तो एक तरफ H डाल दो, दूसरी तरफ OH डाल दो, तो यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, एक H आ गया, और यहाँ पर CH2OH आ गया, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या बन गया? अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह ले लेना या फिर रिप्लेस कर देना उसे, ठीक है। तो CH यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, अब हमने Cl2H लिया। H भी क्या है? कैटलिस्ट है, फास्ट करवाएगा। Cl2 क्या है? हैलोजन, ठीक है। तो CH4 यहाँ पर जब एक बार करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि उसकी जगह पे जाके बैठ जाना।
तो एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली, फिर से करवाया तो दूसरे हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन ने ले ली, फिर तीसरे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली, तो इसको हम CH Cl3 को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है इसका नाम। ऐसे अगर मान लो यहाँ पर Cl की जगह ब्रोमीन होता Br, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। ऐसी अगर आयोडीन होता तो आइडोफॉर्म, ठीक है, इनका नाम ऐसे होता है। उसके बाद Cl2H फिर से करवाए, ये लास्ट बार होगा क्योंकि और हाइड्रोजन अब बचे नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर निकालकर जोड़ना। यहाँ पर था वाटर निकाल पिलाकर तोड़ना, ठीक है, यहाँ पर था वाटर निकालकर जोड़ना, ठीक है। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 OH, इसके पास OH है और इसके पास इसके बगल वाले कार्बन के पास क्या है? H है। तो वाटर निकालने के लिए हमें OH और H निकालने पड़ेंगे, तो यहां से हम OH निकाल देंगे, इस वाले कार्बन से OH निकल गया तो दूसरे वाले उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकलेगा? H निकलेगा। समझ आ गई? तो हमेशा OH जिससे निकला है उसके साथ वाले कार्बन से ही H निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वाले कार्बन से जो उसके आगे वाला उससे नहीं निकालना, ठीक है। तो OH जहां से निकला जिस कार्बन से उसके साथ वाले कार्बन से H निकलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से OH निकाल दिया और यहीं से H निकाल दिया, नहीं, एक से OH निकलेगा दूसरे से H निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं? रिएजेंट क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन में हम डालते हैं करवाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये रिएजेंट है, तो रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जो कि पानी निकाल देगा। तो CH3 ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद साथ वाले में एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH रह गया। अब मैंने क्या कहा था? जोड़ना भी है, तो यहाँ पर जिनके बीच में करवाया है 2 कार्बन के बीच, उनके बीच एक बॉन्ड लगा दो। एक बॉन्ड तो पहले से था ना सिंगल, तो दूसरा बॉन्ड और लगा दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, CH के बाद डबल बॉन्ड, और यहाँ से OH निकल गया तो इसका CH2 ही रह गया, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा क्या? प्रोपीन, ठीक है। ये प्रोपीन ईन है, ई डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? एस्टेरिफिकेशन होती है एस्टर बनाने की रिएक्शन होती है। मतलब कि एस्टर क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि परफ्यूम्स में यूज होते हैं, मतलब परफ्यूम बनाने में यूज होते हैं। अब इनको हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हम एसिड लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं। एसिड से हम लिखा हुआ मैंने कि OH रिमूव करेंगे और अल्कोहल से हम क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। ये याद रखना कि एसिड से हमेशा क्या रिमूव होगा? OH, और अल्कोहल से हमेशा क्या रिमूव होगा? H। अब आपने रिमूव कर दिया तो दोनों को क्या कर दो? कंबाइन कर दो, लिखा हुआ, ठीक है। देखो जैसे मान लो इसमें से हमने OH हटाया तो क्या रह गया? CO, ये हट जाएगा ना OH, तो ये OH हट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटाया तो ये रह गया CH3O। अब इसके बाद इसको कंबाइन कर दो तो CH3CO, और इसको उल्टा करके लिख दो तो OCH3। समझ आ गई? CH3CO रह गया था, बाकी दूसरे वाले को उल्टा करके लिख दो तो OCH3 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बना? एस्टर। ये बना क्या? एस्टर, ठीक है। समझ आ गया? अब एक और रिएक्शन है, एक और देख लो, एक और रिएक्शन देख लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तुम्हारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, और ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है CH3 CH2OH। अब यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट जो यूज करेंगे वो होगा KMnO4। तुम यहां पर एसिडिफाइड मतलब कि एसिड दे सकते हो H+, और K2Cr2O7 भी दे सकते हो, वो भी एसिड में, ठीक है, H+। तो यहाँ पर ये दोनों रिएजेंट तुम दे सकते हो, इसमें से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या करना होगा? यहाँ पर देखो एल्डिहाइड बनाना है,
तो यहाँ पे हुआ क्या है देख लो, ये था स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था CH3CH2OH का, ठीक है। तो यहां से हमने करा क्या, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, ये वाले, तो H2 रिमूव कर दिया और हमने एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। H2 रिमूव कर दिया और एक बॉन्ड लगा दिया, और बॉन्ड कहां पे लगाना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बन गया CH3 तो ऐसी है, बाकी ये वाला H और ये वाला H रिमूव हो गया तो CH रह गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया CH, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। दूसरी बार ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, CH3COOH, मतलब कि मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अब यहाँ पे कैसे होगा, ये वाला जो तुम्हारा H है उसकी जगह तुम क्या ले आओगे, OH। ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा था, CH3CH और डबल बॉन्ड हो, तो तुम इसको रिमूव करके ये वाले H को क्या ले आओगे, OH, ठीक है। ये याद रखना, ये स्टेप याद रखना, तभी हो पाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अल्कोहल में क्या करना था, एक इस कार्बन के H निकालना था और जो अल्कोहल था उसका H निकालना था, और डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ऐड करना था। उसके बाद तुम्हारा बना था एल्डिहाइड। फिर ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके जो बचा हुआ था वहां पे क्या लगाना था, OH। तो OH लगा दिया, तो CH3 तो ऐसी है, और यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया CH3COOH। तो ये चीज समझ आ गई। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और वीडियो मैं लाऊंगा रिवीजन की, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।